Now let us discuss 8-step model. डिस्कस करेंगे अब हम. So a research process is very similar to undertake a journey. For a research journey, there are two important decisions that we need to make. So एक research journey के लिए हमारे को दो important decisions जो हैं वो बनाने पड़ते हैं. पहला decision ये कि we have to decide what you want to find out about, or in other words you can say what research questions you want to find answers to. तो कौन से रिसर्च क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, ये पहला डिसीजन हमने बनाया. सो दिस इज़ योर फर्स्ट डिसीजन. सेकेंड वन इज नीड टू डिसाइड how you will go to find about these answers. Alright, now there are 3 phases of a research process. So first phase is deciding. तो पहला फेज है डिसाइड करना, दूसरा फेज है प्लान करना, तीसरा फेज है कंडक्ट करना. DPC, डिसाइडिंग, प्लानिंग, कंडक्टिंग. सो डिसाइडिंग में व्हाट, deciding tells the question what, W say what. Planning says how, कैसे. And conducting says collecting the required information. So now ये तो है 3 phases. अब हम इसके 8 स्टेप मॉडल में 8 स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे. तो पहले फेज में जो स्टेप आता है, फेज 1 इज डिसाइडिंग व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस टू आंसर. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फेज 1. फेज 1 क्या है हमारा? फेज 1 है डिसाइड करना. ठीक है. सो इसमें स्टेप 1 आता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. So formulating a research problem is the first and most important step in the research process. So a research problem identifies you the destination it should tell you, your research supervisor and your readers what you intends to research. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या करती है? वो आइडेंटिफाई करती है द डेस्टिनेशन. इट शुड टेल यू एंड योर रिसर्च सुपरवाइजर and your readers what you intend to research. The more specific and clearer you are, the better, as everything follows in research process as. तो अब ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है फर्दर जितना हमारा स्पेसिफिक होगा, क्लियर होगा, उतना ही बेटर ये बताएगा. क्या बताएगा रिसर्च प्रॉब्लम? देखो फॉलोइंग स्टेप्स. पहला है स्टडी डिज़ाइन, इसी के अंदर आता है हमारा स्टडी डिज़ाइन. दूसरा है मेजरमेंट प्रोसीजर. तीसरा है हमारा सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी. चौथा हमारा फ्रेम ऑफ एनालिसिस. देन वी हैव स्टाइल ऑफ राइटिंग. देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, time, knowledge and skill. So overall we can say research process में क्या क्या आते हैं? Study design, measurement procedure, sampling strategy, frame of analysis, style of writing, financial resources and time and knowledge and skill. So study design, measurement process SM, then sampling strategy, then frame of analysis, then we have style of writing, then we have financial resources, then we have time, knowledge and skills. ठीक है. Now next we move towards phase number B, planning a research study. तो आप प्लान कर रहे हैं कि कैसे होगी रिसर्च स्टडी. उसके लिए स्टेप नंबर 2 हमारा आता है. उसमें और भी बहुत सारे स्टेप हैं. पहला स्टेप तो है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. और यहाँ पे अब स्टेप की बात करें तो स्टेप 2 इज कंसेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन. सो द मेन फंक्शन ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन इज टू डिस्क्राइब, डिसाइड, जस्टिफाई. डिस्क्राइब, डिसाइड, जस्टिफाई and explain how you will find answers to your research questions. So the selection of appropriate research design, selection of
एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये हमें इट अनेबल्स यू टू अराइव एट वैलिड फाइंडिंग्स, कंपैरिजंस एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो अब रिसर्च डिज़ाइन अगर एक सेलेक्ट हो जाता है अप्रोप्रिएट, तो ये हमें वैलिड फाइंडिंग्स देता है, कंपैरिजंस देता है, कंक्लूजन देता है। क्या? एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टडी डिज़ाइन इज इंक्लूडेड इन रिसर्च डिज़ाइन। लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट दैट यू प्रपोज टू अंडरटेक, ये भी स्टडी डिज़ाइन में आता है। मेजरमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी स्टडी डिज़ाइन में आता है। सैम्पल को सेलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, वो भी स्टडी डिज़ाइन में आता है। फ्रेम ऑफ एनालिसिस और टाइम, ये भी ओवरऑल रिसर्च डिज़ाइन में आता है। तो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर स्टडी डिज़ाइन, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स, मेजरमेंट प्रोसीजर, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी, फ्रेम ऑफ एनालिसिस, टाइम फ्रेम, ये सब आता है। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 था कंसेप्चुअलाइजिंग अ व्हाट रिसर्च डिज़ाइन, एंड स्टेप 3 इज कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। ठीक है, सो anything that becomes a means of collecting information for your study is a research tool or a research instrument. The construction of a research instrument is the first practical step carried out in a study. So if you are planning to collect primary data, you either need to construct a research data instrument. अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना चाहते हो तो आप एक काम करो, रिसर्च डाटा का इंस्ट्रूमेंट खुद कंस्ट्रक्ट कर लो, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट बन चुका है सेलेक्ट कर लो, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड। अगर आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, प्राइमरी नहीं करना चाहते, सेकेंडरी करना चाहते हो, देन क्या करना पड़ेगा? देन यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड देन डेवलप अ फॉर्म टू एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड डाटा. So in order to determine what information is required, you need to go through the same process as in primary data. तो अगर आपको पता करना है कि क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आपको वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो प्राइमरी डाटा में आप करते हो. फिर फील्ड टेस्टिंग की बात कर लो या प्री टेस्ट की बात कर लो. The field testing, pre-test, a research tool should not be carried out on same sample पे नहीं carried out होना चाहिए. आपको ना एक सेम सैम्पल पे कभी भी फील्ड टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए और पहले प्री टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए. अगर आपको करनी है तो एक सिमिलर पॉपुलेशन पे करो. सिमिलर पॉपुलेशन पे करो मतलब उसकी जैसी वाली पॉपुलेशन पे करो जो आप स्टडी करना चाहते हो. सेम टू सेम सैम्पल पे मत करो. ठीक है, प्री टेस्ट करना है ना किसी चीज़ को, सेम सैम्पल पे मत करो, उसकी जैसी पे कर लो. अब हम आते हैं चौथे स्टेप पे, सेलेक्टिंग अ सैम्पल. सो व्हेन सेलेक्टिंग अ सैम्पल यू शुड अटेम्प्ट टू अचीव टू की एम्स ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग करते हो ना दो चीज़ का बहुत ध्यान रखो. बायसनेस नहीं होनी चाहिए. बायसनेस समझते हो? बायसनेस एक चीटिंग है, वो नहीं होनी चाहिए. और दूसरी कोशिश ये करो कि मैक्सिमम प्रिसाइज आए, मैक्सिमम प्रिसिशन फॉर एन गिवन आउटले, ये होना चाहिए. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज. ऑब्जेक्टिव क्या है सैम्पलिंग को सिलेक्ट करने का? मिनिमाइज करना. क्या? लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट को मिनिमाइज करना. कॉस्ट गैप, मिनिमाइज द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट गैप को मिनिमाइज करना. किसके बीच का कॉस्ट गैप?
जो वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड है फ्रॉम सैंपल और जो वैल्यूज़ प्रेवलेंट है स्टडी पॉपुलेशन के बीच, उनके बीच का जो कॉस्ट गैप है तो उसको मिनिमाइज करना हमारा काम है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 5 पे, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को भाई कैसे लिखा जाता है? तो रिसर्च प्रपोजल को लिखा जाता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल रीडर को बताता है रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। रिसर्च प्रपोजल रिसर्च का जो प्रपोजल है वो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में रीडर को जानकारी देता है। और एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्टिगेट, अब आप उसको प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे वो भी रिसर्च प्रपोजल बताता है। अब उसमें क्या क्या आता है ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। पहला देख लो, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट। रिसर्च प्रपोजल में पहला काम यही है, जो ऑब्जेक्टिव है ना रिसर्च का हमारा, उसकी स्टेटमेंट बताएगा। दूसरा काम है लिस्ट ऑफ हाइपोथीसिस, जो हमने हाइपोथीसिस ली है उसकी एक लिस्ट बना के देगा, जो भी हमने हाइपोथीसिस ली है। तीसरा काम, जो स्टडी का जो हमने डिज़ाइन बनाया है, स्टडी डिज़ाइन, वो। चौथा काम, सेटिंग फॉर स्टडी। पांचवा काम, रिसर्च का जो इंस्ट्रूमेंट है वो। छठा काम, सैम्पलिंग या सैम्पल का डिज़ाइन। देन फिर डाटा की प्रोसेसिंग, फिर आउटलाइन of the proposed chapters for report, and then study problems। लास्ट में वापस से वो प्रॉब्लम वगैरह अपनी बताएगा। तो S फॉर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यही उसका ये बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा काम लिस्ट ऑफ हाइपोथीसिस, फिर स्टडी डिज़ाइन, फिर सेटिंग फॉर स्टडी, फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, then sample size, then data processing, then outline and last में problem। So I hope रिसर्च प्रपोजल पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी फेज पे, कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। तो रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 3 काम करो। पहला काम करो, डाटा को कलेक्ट कर लो, फिर डाटा को प्रोसेस कर लो, फिर डाटा को डिस्प्ले कर लो, और फिर उसकी रिसर्च की रिपोर्ट तैयार कर दो। तो अब डाटा कलेक्ट करने के लिए ना बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे। कोई भी आप मेथड यू डिसाइड अपॉन द प्रोसीजर यू वांट टू अडॉप्ट टू कलेक्ट द डाटा, वो आप अपनी मर्जी से उठाओ और डिसाइड करो। फिर डाटा को आप एनालाइज करो, प्रोसेस करो। जो आप एनालाइज करोगे, प्रोसेस करोगे, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, इंफॉर्मेशन कैसी है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। दूसरा, द वे यू वांट टू कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स टू योर रीडर्स। एंड 8वां स्टेप, रिपोर्ट राइटिंग। सो रिपोर्ट राइटिंग टेल्स यू what you have done, what you have discovered, and what conclusions you have drawn from your findings. So I hope guys, ये आपको 8 स्टेप मॉडल, जिसमें मैं पहला स्टेप कौन सा है एक बार फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेप है जिसमें गाइस फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, F, इतना याद रखिए। स्टेप 2 देखिए, कंसेप्शुअलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, C। तीसरा स्टेप, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। सो यू कैन लर्न लाइक दिस, FC, इसको आप लिख दीजिए FC। फिर डाटा कलेक्शन, D। फिर सैम्पल सिलेक्टिंग, S। ये पहले 4 स्टेप हो गए, FCDS। देन रिसर्च का प्रपोज़ल राइट करना, तो रिसर्च का प्रपोज़ल राइट करना, ठीक है। फिर डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करो, फिर उस डाटा को प्रोसेस करो, फिर उस डाटा को डिस्प्ले करो, और फिर रिपोर्ट को राइट करो। तो रिपोर्ट राइट में क्या आता है, रिपोर्ट राइट में आता है
कि जो भी हमने कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ आउट किए हैं, क्या हमने डिस्कवर किया है, क्या हमने अभी तक करा है, सब आता है. So I hope guys this lecture must be helpful to you. Thanks for watching.